नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करेंगे जो है अभिव्यक्ति और माध्यम। हम सभी जानते हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम से कुल 10 अंकों के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 4 जो प्रश्न हैं वे एक एक नंबर के होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जबकि 3 प्रश्न जो लघुत्रात्मक होंगे, अर्थात 2-2 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। कुल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। आज हम इसका अध्ययन करेंगे, तो आप सभी मेरे साथ अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पत्रकारीय लेखन के जो विविध स्वरूप हैं उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो समाचार पत्र महात्मा गांधी का एक विचार है, या महात्मा गांधी के कुछ शब्द हैं जिससे हम शुरुआत करेंगे कि समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसी ही जैसी कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ दोगे तो गांव के गांव बहा देंगे। यह कथन महात्मा गांधी का है। हम शुरू करते हैं। समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे प्रसिद्ध है? तो समाचार लेखन की सबसे प्रसिद्ध शैली है उल्टा पिरामिड शैली। अगला हमारा प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन क्या होता है? तो अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार, यानी कि अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में जो भी पत्रकार काम करते हैं, वे अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, और इसे ही हम पत्रकारीय लेखन कहते हैं। एक बार वापस सुनिए कि अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं, और उसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्रकार के प्रकार। यह प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा जाता है कि पत्रकार के कितने प्रकार हैं। यह अति लघुत्रात्मक के रूप में भी पूछा जा सकता है और लघुत्रात्मक के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो पत्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक और तीसरा है फ्रीलांसर, यानी कि स्वतंत्र। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पूर्णकालिक पत्रकार क्या है। तो किसी भी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी जो होगा उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। यानी कि किसी भी समाचार संगठन में ऐसा कोई पत्रकार जो कि नियमित वेतन लेता है उसे पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। अंशकालिक पत्रकार तो किसी भी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार अंशकालिक पत्रकार कहा जाता है। ऐसे ही स्वतंत्र पत्रकार, जिसे फ्रीलांसर कहा जाता है, यह किसी खास अखबार या समाचार संगठन से नहीं जुड़े रहते हैं, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। यानी कि ऐसे पत्रकार जो किसी समाचार संगठन या किसी समाचार के साथ नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि जिनसे उन्हें भुगतान की प्राप्ति होती है, उनके लिए वह अलग अलग अखबारों के लिए भी लिखते हैं, तो वह फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार कहे जाते हैं। अब उल्टा पिरामिड शैली, यह समाचार लिखने की सबसे महत्वपूर्ण शैली है। तो इसमें महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना का क्रम पहले किया जाता है, इसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रयोग है वह 19वीं सदी के मध्य में और विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ था। कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कौन सी सदी से प्रारंभ होता है, तो हमें याद रखना है कि इसका प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से प्रारंभ होता है और इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ था। हम एक बार पुनः उल्टा पिरामिड शैली क्या है देख लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना का वर्णन पहले किया जाता है, इसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में सूचनाओं या घटनाओं को प्रस्तुत कर समाचार लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में मुख्यतः जो समाचार है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले इंट्रो, बॉडी और समापन। अब देखेंगे हम इंट्रो किसे कहते हैं। समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है, अर्थात समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होगी उसे खबर का इंट्रो कहा जाता है। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं: क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। 6 ककार मेरे साथ वापस बोलेंगे: क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे।
प्राय समाचार लेखन के मुख्य रूप से 6 सवालों में यानी क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे का उत्तर देने की कोशिश की जाती है। इनको समाचार लेखन के 6 ककार कहा जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर इंट्रो में तथा अन्य 2 के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं। यानी कि क्या, कौन, कहाँ और कब, इनका प्रयोग इंट्रो में, जबकि क्यों और कैसे इसका उत्तर समाचार के निचले भाग में दिया जाता है। पहले 4 ककार क्या, कौन, कहाँ और कब सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी के 2 ककार क्यों और कैसे में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विवरणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। अब हमें पता है कि पहले जो 4 ककार है क्या, कौन, कहाँ और कब, यह समाचार लेखन के इंट्रो के प्रश्नों का जवाब देने के लिए इंट्रो में होते हैं, जबकि सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होंगे, जबकि बाकी के 2 ककार जो है वो क्यों और कैसे ये विवरणात्मक और व्याख्यात्मक होते हैं। फीचर क्या है? फीचर रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन फीचर है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर लेखन की शैली, तो फीचर लेखन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। इसका कोई तय ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता है। लेखक इसमें स्वयं के विचार लिख सकता है। फीचर लेखन के उद्देश्य क्या है? तो फीचर लेखन के उद्देश्य है ज्ञानवर्धन, मार्गदर्शन, मनोरंजन और जिज्ञासा का समन। फीचर लेखन के मुख्य उद्देश्य है ज्ञानवर्धन, मार्गदर्शन, मनोरंजन और जिज्ञासा का शमन। फीचर व लेख में अंतर, तो फीचर जो है वह पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है, जबकि लेख गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रामाणिक लेख की श्रेणी में आता है। वापस देखें कि जो फीचर है ये पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है, जबकि लेख जो होता है वह गहन अध्ययन पर आधारित एक गंभीर और प्रामाणिक लेखन होता है, वही लेख की श्रेणी में आता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करता है। अब हम पढ़ेंगे फीचर और समाचार लेखन में अंतर क्या है। तो समाचार है वह उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जबकि फीचर की कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि फीचर का प्रारंभ कहाँ से किया जाता है, प्रारंभ से, मध्य से, अंत से या कहीं से भी। तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि फीचर कहीं से भी शुरुआत फीचर में हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, जबकि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखा जाता है। समाचार लेखन में तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, जबकि फीचर लेखन में लेखक अपने विचार लिख सकता है। यहाँ से हमें स्पष्ट होता है कि समाचार लेखन में लेखक अपने व्यक्तिगत विचार नहीं लिख सकता है, उसे केवल तथ्यों की शुद्धता पर ही आधारित जब समाचार केवल तथ्यों की शुद्धता पर ही आधारित होता है, जबकि जो फीचर है इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत विचार भी लिख सकता है। फीचर लेखन में ध्यान देने योग्य बातें कौन सी हैं? तो इसकी भाषा सरल होगी, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए। फोटो, रेखांकन या ग्राफिक्स का होना जरूरी है। मनोरंजन होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होनी चाहिए। तो फीचर कैसी होनी चाहिए कि फीचर की भाषा सरल, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए। फोटो, रेखांकन और ग्राफिक्स का प्रयोग इसमें होना चाहिए, और मनोरंजक तो होनी ही चाहिए फीचर, लेकिन उसके साथ साथ यह सूचनात्मक भी होनी चाहिए। फीचर लेखन के भेद: समाचार बैकग्राउंडर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि फीचर आदि। अब हम पढ़ेंगे विशेष रिपोर्ट क्या होता है। तो जो रिपोर्ट गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर लिखी गई हो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जब लिखी जाती है तो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट तैयार करने हेतु ध्यान योग्य बिंदु है कि घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन करना, रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा करना। अब विशेष रिपोर्ट के प्रकार कौन से हैं? एक तो होती है खोजी रिपोर्ट, जिसे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट कहा जाता है। दूसरी होती है इन डेप्थ रिपोर्ट, तीसरी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और चौथी होती है विवरणात्मक रिपोर्ट। अब पहले हम पढ़ेंगे खोजी रिपोर्ट क्या होती है।
तो खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। यानी खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं और तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। अगली है इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है। तो इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। इसका इस्तेमाल समस्या, घटना या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाने के लिए किया जाता है। अगली है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर रहता है। इसमें जोर किस पे होता है कि किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्य या के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी भी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। अब हम जान चुके हैं कि विशेष जो रिपोर्ट है उसके 4 प्रकार कौन से हैं। खोजी रिपोर्ट यानी कि ऐसे तथ्यों को खोजना जो पहले सार्वजनिक ना हों। उसके बाद इन डेप्थ रिपोर्ट, जो भी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्य या सूचनाएं हैं उनके आंकड़ों की गहरी छानबीन करना। उसके बाद विश्लेषण यानी कि किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करना। और विवरणात्मक का मतलब है कि किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश करना। अब है विशेष रिपोर्ट की शैली। तो आमतौर पर जो ये विशेष रिपोर्ट को उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार इन रिपोर्ट को रोचक बनाने के लिए फीचर शैली में भी लिखा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होगी? तो विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। रिपोर्ट बहुत बड़ी हो तो उसे किस्तों में छापा जा सकता है। विचार परक लेखन क्या है? तो विचार परक लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। आमतौर पर विचार परक लेखक संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। विचार परक लेखक के प्रकार कौन से हैं? तो पहले है लेख, फिर टिप्पणी, स्तंभ लेखन, संपादकीय। सबसे पहले है संपादकीय लेख, टिप्पणी, स्तंभ लेखन। संपादकीय लेख क्या है? तो संपादकीय लेख को अखबार की आवाज़ माना जाता है। हमें ध्यान रखना है कि संपादकीय लेख को अखबार की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता, इसीलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं छापा जा सकता। यह महत्वपूर्ण है कि संपादकीय किसी भी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं होता है, इसलिए इसे किसी भी व्यक्ति के नाम से के साथ नहीं छापा जाता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। हमें यह याद रखना है कि समाचार की आत्मा किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्र की आत्मा संपादकीय को कहा जाता है। स्तंभ लेखन यह एक प्रकार का विचारपरक और व्यक्तिगत लेखन है। यह एक प्रकार का कैसा है? विचारपरक और व्यक्तिगत लेखन है, जिसमें लेखक अर्थात स्तंभकार समाचार पत्र के लिए नियमित रूप से विचार प्रकट करता है। यह लेख किसी खास विषय पर होता है और इसमें लेखक को अपने विचारों को प्रस्तुत करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, लेकिन उसमें जन भावनाओं का ध्यान भी रखा जाता है। यानी जो स्तंभ लेख है यह एक तरह से विचारात्मक और व्यक्तिगत लेखन है। इसमें लेखक जो होता है वो अपने विचारों को भी प्रस्तुत करने की इसमें पूरी स्वतंत्रता होती है, लेकिन उसको जन भावनाओं का भी ध्यान रखना होता है। संपादक के नाम पत्र, तो संपादकीय पृष्ठ पर संपादक के नाम पृष्ठ भी प्रकाशित होते हैं। यह एक स्थायी स्तंभ होता है, यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। संपादक के नाम पत्र अखबार में जनमत को प्रकट करने वाला माध्यम है। अगला है लेख। तो समसामयिकी मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों की विशेषज्ञों द्वारा, यानी वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों द्वारा लिखित सामग्री लेख कहलाती है। समसामयिकी मुद्दों पर यानी जो वर्तमान कालिक मुद्दे हैं उन पर वरिष्ठ पत्रकार या विशेषज्ञ, विषयों के विशेषज्ञ जो है वो उनके द्वारा लिखित सामग्री को लेख कहा जाता है। इसमें किसी विषय या मुद्दे को विस्तार से चर्चा कर समझाया जाता है।
अब साक्षात्कार क्या है कि सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। यानी सामान्य रूप से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी भी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें कुछ सवाल जवाब होते हैं। साक्षात्कारकर्ता के गुण क्या होने चाहिए? तो सबसे पहले तो विषय की जानकारी उसे होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए और साहस जैसे गुण उसमें होने चाहिए। साक्षात्कार के समय ध्यान देने योग्य बातें, तो आंखें मिलाकर बात करें, शिष्टाचार बनाए रखें, अनुचित भाषा या अपशब्दों का इस्तेमाल न करें और साक्षात्कार में शांत और सतर्क रहें। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं या ये कहेंगे कि ऐसी ध्यान योग्य बातें, ध्यान रखने योग्य जो साक्षात्कार के समय रखनी चाहिए। अब हम कविता, कहानी तथा नाटक लेखन से संबंधित कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कविता की दुनिया का पहला उपकरण क्या है? तो कविता की दुनिया का पहला उपकरण शब्द है। काव्य रचना की प्रतिभा कैसी होती है? अर्जित होती है या प्रकृति प्रदत्त होती है? तो ये प्रकृति प्रदत्त होती है। अर्थात कविता को अन्य कलाओं के समान सीखा नहीं जा सकता है। चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला को प्रतिभा कहा जाता है। प्ले विद वर्ड्स अर्थात शब्दों के साथ खेलना किसकी उक्ति है? तो यह W.H. ऑर्डेन की उक्ति है। ध्यान रखें कि प्ले विद वर्ड्स W.H. ऑर्डेन की उक्ति है। सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए किस भाषा पर बल दिया है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा पर बल दिया है। परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक किस तत्व से परिचालित होते हैं? तो यह भाव तत्व से परिचालित होते हैं। कौन से बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं? तो दृश्य बिंब अधिक बोधगम्य होते हैं। जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों रूपी 5 उंगलियों द्वारा पकड़ा जाता है वह साहित्य की विधा कविता कही जाती है। कविता के मूल में संवेदना राग तत्व की होती है। कविता की आंतरिक लय छंद में छिपी रहती है। कविता का विकास किस तरह हुआ है? तो कविता का जो विकास है ये वाचिक परंपरा से लिखित परंपरा में हुआ है। अर्थात पहले कविता मौखिक और उसके बाद लिखित हुई। जिन शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है उन्हें बिंब कहते हैं। यानी जिन शब्द चित्रों के माध्यम से कवि अपनी कल्पना को साकार रूप में व्यक्त करता है उन्हें बिंब कहते हैं। बाह्य संवेदनाएं किस स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है? तो बाह्य संवेदनाएं जो है वह मन के स्तर पर बिंब में बदल जाती हैं। कवि की वैयक्तिकता में सामाजिकता किस तरह मिली होती है? तो हवा में जिस तरह सुगंध रहती है उसी तरह कवि की वैयक्तिकता में सामाजिकता मिली रहती है। कविता क्या है और कैसे बनती है? तो कविता आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति है जिसे शब्दों में पिरोकर तुकबंदी से एक मूर्त रूप दिया जाता है। वापस देखें कि कविता आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति है जिसे शब्दों में पिरोकर तुकबंदी से एक मूर्त रूप दिया जाता है। मानवीकरण क्या है? तो प्राकृतिक दृश्यों को सजीव एवं चेतन बिंब के रूप में प्रस्तुत करने की शैली को मानवीकरण कहा जाता है। यानी प्राकृतिक दृश्य हैं उन्हें सजीव और चेतन बिंब के रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है उसे मानवीकरण कहते हैं। कविता लेखन के 2 मत हैं। पहला है कि कविता लेखन सिखाया नहीं जा सकता और दूसरा है कि कविता लेखन सिखाया जा सकता है। प्रतिभा क्या है? या भारतीय विचारकों ने प्रतिभा किसे कहा है? तो चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला को ही प्रतिभा कहा जाता है। कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है? तो बिंब और छंद कविता को इंद्रियों से महसूस करने में सहायक होते हैं। कविता के प्रमुख घटक, तो कविता का पहला घटक है भाषा का सम्यक ज्ञान, शब्द विन्यास और छंद की बुनियादी जानकारी। अब हम नाटक लिखने के विषय में देखेंगे कि नाटक लिखने का व्याकरण। तो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग है संवाद। प्रतिरोध प्रदर्शित करने के लिए सशक्त माध्यम क्या है? रंगमंच या नाटक। नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो नाटक एक जीवंत माध्यम है। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंग की अवधि कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार यह आया हुआ प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए? 48 मिनट। अस्वीकार की
स्थिति में किस विधा में बराबर नहीं होती? तो नाटक। प्रकाश योजना दर्शकों में उत्साह और रोमांच उत्पन्न करती है। तो नाटक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो समय का बंधन। यह अगर प्रश्न को इस प्रकार पूछा जाए कि नाटक लिखते समय आपको किस मूल विशेषता का ध्यान रखना है, तो वह है समय का बंधन। नाटक में कुल कितने अंक होने चाहिए? तो नाटक में 3 अंक से ज़्यादा ही होने चाहिए, 3 से 7 तक के बीच अंक होते हैं। नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं? तो नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है। नाटक किस कला में लिखा जाता है? तो नाटक वर्तमान काल में लिखा जाता है, क्योंकि नाटक को आप चाहे वह वर्तमान कालिक हो या भूतकालिक हो, लेकिन नाटक को जब खेला जाता है तो वह हमेशा वर्तमान कालिक ही रहता है, इसीलिए नाटक हमेशा वर्तमान काल में लिखा जाता है। एक सफल नाटक कौन सा है? कि एक सफल नाटक वह है जिस पर रंगमंच पर मंचित जिसे किया जा सकता है, वही सफल नाटक है। साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट कविता है। नाटक का शरीर किसे कहा गया है? वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा गया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह संवाद स्कंदगुप्त नाटक का है। यह स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। इसमें स्कंदगुप्त का ही यह कथन है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। टू बी और नॉट टू बी संवाद किस नाटक का है? यह हैमलेट का है। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा है और इसका समय ईसा की 2री शताब्दी माना जाता है। नाटक अन्य विधाओं से कैसे अलग है? तो दूसरी विधाएं पढ़ने या सुनने तक ही सीमित होती हैं, जबकि नाटक पढ़ने और सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। यानी जो कहानी है, उपन्यास है या कविताएं हैं, ये जो दूसरी विधा है इसे पढ़ा या सुनने तक ही ये सीमित रहती है, जबकि नाटक पढ़ा सुना तो जाता ही है, उसके साथ साथ ये देखा भी जाता है। नाटक में सब टेक्स्ट क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाटक में सब टेक्स्ट क्या है? तो संवाद के अंदर छिपे हुए अर्थ या भावनाएं या विचार होते हैं। संवाद के अंदर छिपे हुए अर्थ, भावनाएं या विचार होते हैं जो स्पष्ट रूप से नहीं कहे जा सकते, लेकिन पात्रों के उद्देश्य समझने में महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें ही सब टेक्स्ट कहा जाता है। अब है कैसे लिखे कहानी। तो कहानी हमारे जीवन का कैसा अंग है? तो कहानी हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है, अर्थात कहानी को हमारे जीवन से विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों को क्या करना चाहता है? तो बांटना चाहता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है? तो कहानी का जो केंद्रीय बिंदु है वह है कथानक। कहानी का प्रारंभिक नक्शा भी कथानक होता है। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां हैं? तो पंचतंत्र में शिक्षाप्रद कहानियां हैं। कथानक के कितने भाग होते हैं? तो कथानक के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रारंभ, फिर मध्य और तीसरा अंत। कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी है, उसकी सबकी है। यह कथन कृष्णा सोबती का है। कफन कहानी के रचनाकार प्रेमचंद है। प्रेमचंद की यह अंतिम कहानी मानी जाती है। कफन कथानक को आगे बढ़ाता है, तो कथानक को आगे द्वंद्व बढ़ाता है। द्वंद्व अर्थात पात्रों के मध्य कहानी को गति प्रदान करने वाला तत्व संवाद है। मौखिक कहानी की परंपरा विशेष रूप से कहाँ प्रचलित है? तो मौखिक कहानी की परंपरा विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित है। चरम उत्कर्ष को क्या कहा जाता है? तो चरम उत्कर्ष को क्लाइमैक्स कहा जाता है। कहानी किसका अंग है? तो कहानी है ये मानव स्वभाव का अंग है। कहानी लेखन के चरण कौन कौन से हैं? तो कहानी लेखन के चरण हैं कथानक, देश काल और वातावरण, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद योजना और भाषा शैली। कहानी मनोरंजन के साथ साथ किसका माध्यम है? तो कहानी मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का माध्यम है। कहानी किसे कहा जाता है? तो किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे ही कहानी कहा जाता है। कहानी में देश काल व स्थान का क्या महत्व है? तो यह कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाता है। तो कहानी में देश काल और स्थान का महत्व है कि वह कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाता है। कहानी लिखने की कला सीखने का सबसे अच्छा और सीधा रास्ता यह है कि अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाए और उनका विश्लेषण किया जाए। इस तरह अभिव्यक्ति और माध्यम से हमने कुछ तथ्यों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इनके कुछ अति लघुतरात्मक और रिक्त स्थान वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ताकि इस विषय में या ये कहेंगे कि इस अभिव्यक्ति और माध्यम के जितने भी प्रकरण हैं उनमें हमारा जो ज्ञान है वह दृढ़ हो सके। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।